कहाँ पर पहुंचे हम लोग? निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, यहाँ पर है ना? हाँ हाँ, इच्छे निरपेक्षता के बिना व्यापकता सिद्ध नहीं है, क्योंकि सापेक्ष मात्र ससीम ही है। व्यापक ही ज्ञान, ज्ञान में अनुभव ही समझ है, समझ ही ज्ञान, विज्ञान विवेक के रूप में प्रमाण है। ज्ञान ही नियम, नियम ही नियंत्रण, नियंत्रण ही संतुलन, संतुलन पूर्वक जीना ही मानव में न्याय, सार्वभौम व्यवस्था में न्यायपूर्वक इका ही स्पंदन, स्पंदन ही क्रिया, क्रिया ही अनेकता, अनेकता ही संपूर्णता, संपूर्णता ही परस्परता, परस्परता ही नियंत्रण, नियंत्रण ही परिणाम, परिणाम ही राश एवं विकास, राश एवं विकास ही अवस्था, विकसित अवस्था ही चैतन्य पद, चैतन्य पद ही स्फुरण, स्फुरण ही कंपन, कंपन ही प्रतिभा, प्रतिभा ही प्रतीति, प्रतीति ही भास, भास आभास, प्रतीति ही अध्ययन, अध्ययन ही विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक ही दर्शन, दर्शन ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही समाधान, समाधान ही आनंद, आनंद ही पूर्णता, पूर्णता ही जागृति, पूर्ण जागृति ही विश्राम तथा विश्रामस्थ इकाई की पूर्ण शक्ति है। शक्ति संपन्न। हाँ, शक्त मतलब जो शक्ति संपन्न है। हर मानव प्राप्त शक्ति की अनुभूति करने तक अविश्रांत श्रृंखला में पाया जाता है। गठन रहित इकाई नहीं है। हर गठन में कई अंशों या अंगों एवं इकाइयों को पाया जाना अनिवार्य है। हर परमाणु किसी विकास क्रमांश में अवस्थित है। हर विकास क्रमांश में स्थित परमाणु के मध्यांश में मध्यस्थ क्रिया होती है, जो मध्यस्थ होने के कारण अन्य अंशों से अधिक शक्त है। अन्य अंशों को संतुलित किया रहता है। मध्यांश मध्यस्थ क्रिया है, जबकि आश्रितांश सम या विषम क्रिया है। ऑर्बिट, ऑर्बिट वाले अंश। मानव को ये तीन शब्द आए हैं, इनसे हम क्या भ्रांत तो क्लियर है, जो कि अजागृत है या मतलब अल्प जागृत, जिसको हम कह रहे हैं 4.5 क्रिया। भ्रांता भ्रांत का मतलब क्या है? मतलब क्या भ्रांता भ्रांत में भ्रांति भी रहेगा, निर्भ्रांति भी रहेगा? भ्रांता भ्रांत व्यक्ति जागृत होता है, पर अजागृति का दृष्टा होता है, भ्रम का दृष्टा होता है ना? हाँ, समीक्षा कर पाता है, तो उसको समस्या भी समझ में आता है और समाधान भी समझ में आता है और स्वयं समाधानित रहता है। तो ये जागृत है। जागृत होकर वो भ्रम और जागृति दोनों का दृष्टा बना है ना? ये इसको मानव पद कहा है। ये 10 क्रिया है ना? यानी अनुभव मूलक विधि से भ्रांता भ्रांत पद है। फिर उसके बाद पूर्ण जागृत जो है वो हम कह रहे हैं आचरण पूर्णता या दिव्य मानव पद।
तो इसलिए कहा कि भ्रांत जो है वो निकट है, ये अति निकट है ना। निकट इसलिए है कि इनके पास भी अपेक्षा बनी हुई है, सच्चाई की अपेक्षा। वो सच्चाई की अपेक्षा में गलत करता है ना। उसमें संभावना बनी है और उसके पास में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का साधन भी उपलब्ध है समझने के लिए। इसको मैंने जैसे देखा है तो मतलब इसको मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था। जो लिख रहे हैं बाबा जी वो किस तरीके से लिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पूरी रेंज को देख रहे हैं और उसको एक वर्णन कर रहे हैं। तो शक्ति ही इकाई, ये सत्ता में संपृक्त इकाइयों की बात कर रहे हैं। फिर इकाई में ही बेसिकली स्पंदन है, ये स्पंदन ही क्रिया है और अनेक क्रियाएं हैं, ये अनेक मिलकर संपूर्ण हो रहे हैं। फिर ये संपूर्णता में परस्परता है। इस तरीके से इसको हम बेसिकली जोड़ सकते हैं। विकास और जागृति तक का ये बेसिकली एक रेंज बताया है। तो बाबा जी एक बार ये भी बोले थे कि ये जो सूत्र है ना मंत्र स्वरूप है ना। तो मंत्र का मतलब जिससे मन लग जाए, है ना। तो हम इनको मतलब एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमारे घर, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे जगहों पर हम कुछ सूत्रों को लिख देते हैं ना। तो क्या होता है, हमारे फिर वो मन में वो चलता रहता है, ये शब्द हमारे मन में बैठते रहते हैं, धीरे धीरे वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, है ना। पहले ये शब्द थोड़े छितराए हुए से लगते हैं, धीरे धीरे जो है वो कहीं बैठने लगते हैं। ऐसा मैं इसको बैठा है वो। तो कुल मिला के इन शब्दों का हमें अलग अलग अर्थ तो पता है ना। इनको सिंथेसिस के रूप में हम इनके बीच में लाइन जोड़ सकते हैं। देखिए इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आप उससे परिचित ना हो, है ना। तो इनको बीच में आपस में एक कनेक्टिविटी बैठाने की जरूरत है। देखिए दर्शन कहां से लिखा जा रहा है, बुद्धि के स्तर से देखा जा रहा है और चित्त में उसका भाषाकरण हो रहा है ना। बुद्धि में शब्द नहीं है, चित्त में शब्द है ना। वहां से एक्चुअली उससे कनेक्ट होकर कुछ बोला जा रहा है। उधर भी नमस्ते भैया। नमस्ते भी। आगे चलेंगे, एक माइक देंगे भैया को। ये जो भ्रांजन रहता है कि एक क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। हाँ। अभी आचरण पूर्ण जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो ब्रह्म का दृष्टा कैसे नहीं है? वो पिछले अगले वाले में एक बार थोड़ा आचरण पूर्णता को इलाबोरेट कीजिए कि देखिए इसमें मुझे जो समझ में आया वो रखता हूं। अनुभव में तीनों चेतनाओं का ज्ञान समाहित है और फिर उसको प्रमाणित करने का काम मानव चेतना से शुरू है। मानव चेतना में तीन ऐषणाओं के साथ में प्रमाणित होना है। तीन ऐषणाएं क्या हैं? पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, है ना।
तो इसमें जो ये ऐष्णाएं हैं वो किसी कामना के साथ में होती हैं, है ना। जैसे जन बल कामना, धन बल कामना, यश बल कामना। तो ये कामना मतलब हमको कुछ चाहिए बदले में, है ना। तो ये वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेशना कामना के साथ में, संसार से हमको कुछ चाहिए, यश चाहिए, हमारे साथ लोग खड़े हों ये चाहिए, हमको भौतिक आवश्यकताएं हैं वो हमको समृद्धि के अर्थ में चाहिए। तो ये उनकी चाहत जो हमारे में बनी है, वो चाहत पूरी होने के बाद ही उनकी निरंतरता होगी। ऐष्णा तृप्ति में ही ऐष्णा मुक्ति है ना। तो कोई चीज की निरंतरता इस्टेब्लिश हो गई, आपके पास में लोग हैं, अब आप उससे आश्वस्त हैं, आपको और नहीं चाहिए। आपके पास में समृद्धि का निरंतरता इस्टेब्लिश्ड है, अब आपको और इकट्ठा नहीं करना है और उसके लिए प्रयास नहीं है, वो निरंतरता के रूप में बन गया है ना। आपके काम की पहचान हो चुकी है ना। और अब आपको उस पहचान को बनाने के लिए काम नहीं करना है ना। तो अब केवल फोकस जो हो जाता है वो उपकार के ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूं दिव्य मानवीयता ऐष्णा तृप्ति के साथ में है ना। तो वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है, वो चीजें उसमें सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, है ना। है ना। हाँ, ऐसे समझ रहा था मैं कि मतलब वो पूरा हो जाता है, तृप्त हो जाता है तो उससे मुक्त हो जाता है। ऐष्णा तृप्ति ही ऐष्णा मुक्ति है ना। ऐष्णाएं नेगेटिव नहीं है, इस चीज को रखना पड़ेगा, है ना। आदर्शवादी विधि में ऐष्णाओं को नेगेटिव माना गया था, है ना। तो ऐष्णाओं में प्रवृत्त होने को भी एक प्रकार से एक नकारात्मक माना गया था। तो दिव्य मानव भी उसी वातावरण में रह रहा है ना, और मानवीयतापूर्ण आचरण को ही कर रहा है और उत्पादन में भागीदारी कर रहा है ना। ऐसा नहीं है दिव्य मानव जो है वो, जैसे बाबा जी बोले, दिव्य मानव को भीख मांग के नहीं खाएगा, है ना। वो भी बेसिकली उत्पादन करेगा और उसके भी बच्चे होंगे, है ना, और जो है उसकी भी पहचान होगी, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं कर रहा है, अब वो परंपरा के अर्थ में कुछ काम कर रहा है ना। बढ़िया। भैया एक क्वेश्चन, ये भ्रांता भ्रांत शब्द में भ्रांत अभ्रांत ऐसे ऐसे है नहीं ये? हाँ संधि जी। तो जो जागृत मानव हो चुका है 10 क्रिया के साथ, उसमें भ्रांति रही नहीं, लेकिन आसपास जो भी भ्रांति वाली स्थिति है उसकी वो समीक्षा कर पाते हैं। ऐसा ही है। ऐसा ही। धन्यवाद। मैंने भी बाबा जी से पूछा था कि भ्रांता भ्रांत से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन है और कुछ चीजों को लेके क्लैरिटी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो जागृत है और भ्रांत और भ्रांति और निर्भ्रांति का दृष्टा बना है ना। स्वयं निर्भ्रांत रहते हुए भ्रांति और निर्भ्रांति का दृष्टा रहेगा। तो उसमें ये बोलते हैं कि जो भ्रमित है उसको ना समस्या का पता होता है ना समाधान का पता होता है, क्योंकि समस्या का भी पूरा एनालिसिस, उसका रूट कॉज समझ में नहीं आ रहा होता है और समाधान का तो पता होता ही नहीं है। तो जो जागृत होता है, जो भ्रांता भ्रांत स्थिति में होता है, उसको समस्या का भी रूट कॉज पता होता है और समाधान क्या है ये भी पता होता है। आगे बढ़ेंगे। रूप, बल,
बुद्धि, पद एवं धन की विषमता से ही मानव में परस्पर स्पर्धा, प्रलोभन, आकांक्षा, उत्साह, अध्ययन, अनुसंधान, संधान, प्रयोग, व्यवसाय और ईर्ष्या, द्वेष, आंतक, हिंसा, छल, कपट, दंभ तथा पाखंड का भी प्रसव है, जिससे मानव का विकास अथवा ह्रास सिद्ध है। सह अस्तित्व में विरोध का विजय अथवा शमन, विरोध शमन से जागृति, जागृति से सहज जीवन, सहज जीवन से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से सह अस्तित्व में अनुभव, अनुभव से कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा से सफलता, सफलता से विज्ञान एवं विवेक, विज्ञान एवं विवेक से स्वयं स्फूर्त जीवन और स्वयं स्फूर्त जीवन से ही सह अस्तित्व प्रमाणित होता है। स्वयं स्फूर्त जीवन मानवीयता का घोतक है, जो एक स्वतंत्र जीवन है। सह अस्तित्व ही विरोधों से मुक्ति, विरोधों से मुक्ति ही विरोधों का शमन है और विरोध का शमन ही सह अस्तित्व है। अज्ञान, मृत्यु, अंधकार और ब्रह्म, यह 4 प्रकार की मान्यताएं मानव विचार पे पाई जाती है। इन्हें माना जाता है अवश्य, पर इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। आगे बढ़े जी। जैसे मृत्यु है ना, तो मृत्यु का अस्तित्व होगा क्या? अस्तित्व मतलब जिसको हम बोध के स्तर पर वास्तविकता के रूप में पहचान पाए, है ना। अस्तित्व मतलब प्रकृति में सत्ता और क्रिया के रूप में हम उसको पहचान पाए। अंधकार को क्या हम क्रिया के रूप में पहचान पा सकते हैं? नहीं, है ना। तो इनका अस्तित्व नहीं है ना। उसी तरीके से अज्ञान, इसका अस्तित्व नहीं है ना। तो ये एक्चुअली क्या है? भ्रम की मान्यता है ना। जैसे जीवन निरंतर है, तो मृत्यु क्या है वास्तव में, है ना। रचना की विरचना है, शरीर की रचना विरचित हो गई, तो विरचित हो गई मतलब शरीर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वस्तु के रूप में वो बना हुआ है। जीवन भी अस्तित्व में बना ही हुआ है, तो वो घटना के रूप में है ना। इसलिए जन्म और मृत्यु को एक घटना के रूप में पहचाना है। वास्तविकता के रूप में हम देखते हैं तो निरंतरता के रूप में हमें लगता है मानव भी बना हुआ है और अस्तित्व की निरंतरता है ना। तो बुद्धि के स्तर पे हमको निरंतरताएं स्पष्ट हो रही हैं। उसके आगे जब चित्रण के स्तर पर जाके हमको चीजों की नश्वरता भी हमको दिखाई दे रही है। बट मूल में अगर हम निरंतरता के लेवल पर स्थिर हो रहे हैं तो जो चीज नश्वर है उसके साथ में डील करने का अपने पास में आधार आ जा रहा है ना। तो अपनी समझ का लेवल जो है वो निरंतरता के साथ में, हम ऑपरेट निरंतरता के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जो चीज परिवर्तनशील है उसको निरंतरता के आधार पर हम उसको डील कर पा रहे हैं, है ना। जैसे किसी की मृत्यु होती है तब हम इस बात का स्मरण करते हैं ना कि जीवन तो निरंतर है ना, शरीर नश्वर है। तो क्या चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं? निरंतरता के ऊपर फोकस कर रहे हैं। परंपरा तो निरंतर है ना। तो दर्शन हमारे को फोकस को शिफ्ट कर रहा है नश्वरता से निरंतरता की ओर। उसी तरीके से दुख एक वास्तविकता नहीं है ना। दुख जो है वो समस्या है। वास्तविकता के रूप मतलब जिसको हम क्रिया के रूप में या व्यापकता के रूप में पहचान सके, है ना। बिल्कुल,
जो निरंतरता के साथ में जुड़ जाए। साक्षात्कार निरंतर रहने वाली वास्तविकताओं का ही हो रहा है ना। तो जो दृश्य स्वरूप है उसमें निरंतरता का आधार क्या है, उस चीज को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर हमको एक्चुअली अस्तित्व की स्थिरता समझ में आ रही है और हमारे अंदर भी स्थिरता उसी स्तर पे बन रही है ना। ठीक है। मृत्यु, अंधकार और भ्रम के मूल कारण में भी अज्ञान ही है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझने योग्य विकासांश का अभाव ही अज्ञान। पिंड की विघटन क्रिया को मृत्यु, किसी इकाई के एक और प्रकाश पड़ने पर उसके दूसरी ओर को और जो उसकी छाया पड़ती है उसी को अंधकार संज्ञा है। अगोपनीयता एवं रहस्यहीनता ही यथार्थता है, जिससे ही सहजता की उपलब्धि है। गोपनीयता से संकीर्णता का तथा रहस्यता से भ्रामकता का प्रसव है। अज्ञान, मृत्यु, अंधकार एवं भय के वैकल्पिक रूप एवं गुण की कल्पना ही ब्रह्म है। वैकल्पिक रूप एवं गुण मतलब जो वो है उससे भिन्न रूप और गुण की कल्पना। पढ़े आगे जी। संकीर्णता तथा रहस्यता से मानव ह्रास की ओर गतिमान है, जिसके कारण विरोध, विद्रोह, आतंक आदि सभी अमानवीय गुण प्रभावी है। समष्टि संपूर्ण मानव के बल, बुद्धि, रूप, पद एवं धन से व्यक्ति का बल, व्यष्टि का बल, बुद्धि, रूप, पद एवं धन अल्प है, क्योंकि समष्टि की आंशिकता की व्यष्टि संज्ञा है। तो सामान्य अर्थ ले रहे हैं। व्यष्टि का मतलब होता है थोड़ा या इंडिविजुअल, समष्टि मतलब सब। तो बाबा जी वो हमेशा इस प्रकार से, मैंने उनसे जब ये पूछा इस सूत्र का अर्थ, तो उन्होंने कहा आप और मैं मिलके मैं अकेले से ज्यादा होते हैं, सामान्य सी बात है ना। तो ये व्यक्तिवादिता से भिन्न बात हो गई कि हमेशा वो बोलते थे कि मैं एक बड़े का एक भाग हूं, है ना। तो उस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि समष्टि यानी सब कुछ का बल, बुद्धि, रूप, पद और धन व्यष्टि के रूप, पद, बुद्धि और धन से अल्प है। तो हमेशा अपने से बड़ा जो इकाई है उसके हम अंग ही हैं, तो हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर हम एक परिवार हैं तो हम अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट से हमेशा अपने आप को छोटा ही स्थिति में रखें, है ना, तो हम उसके हमेशा भाग ही रहेंगे। जैसे बाबा जी भी अमरकंटक के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहा है या जो भी हो रहा है उसमें भागीदारी करते थे कि वो उसका मैं एक भाग हूं, है ना। तो ये बात कम्युनिकेट हो रहा है, आशय उसका, है ना। वरना व्यक्ति सोचता है कि मेरा बुद्धि सबसे बड़ा है, मेरा पद सबसे बड़ा है, मेरा, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ का में मेरा अल्प है ना। पूर्ण जागृत होने के बाद भी ये पहचान हो रही है ना। तो जागृत मानव भी एक ग्राम की सभा में भाग ले रहा है, एक सदस्य के रूप में ही भाग ले रहा है ना, ना कि उसके शासक के रूप में।
इकाई अभिमानग्रस्त होने पर वंचना, परिवंचना, आतंक एवं विग्रह पूर्वक अनेक के शोषण में प्रवृत्त होती है। साथ ही उस अभिमान से मुक्त होकर ही विवेक, विज्ञान, स्नेह, सहजता व सह-अस्तित्व पूर्वक एक द्वारा अनेक के पोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा पोषण भी होता है। शोषणवादी प्रणाली में संघर्ष तथा पोषणवादी प्रणाली में शांति की उपलब्धि है। व्यवहारिक एकसूत्रता तथा वैचारिक एकसूत्रता ही पोषणवादी प्रणाली का मूल सूत्र है, अन्यथा में शोषण है ही, अन्याय में शोषण है ही। समस्त मानव के लिए जागृति के अवसर समान है, जिसका सदुपयोग एवं दुरुपयोग वातावरण, अध्ययन तथा पूर्व संस्काराधीन है। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था, यह 4 प्रकार से मानवकृत वातावरण है, जिससे मानवीयता का पोषण अथवा शोषण होता है। बौद्धिक समाधान वह भौतिक समृद्धि तथा विकल्पात्मक ज्ञान जिस प्रकार के मानवकृत वातावरण से बोधगम्य होता हो, इससे ही मानव के विकास व जागृति का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान के पूर्व में की गई क्रिया मात्र फल का परिणाम ही संस्कार है, जो अमानवीयता, मानवीयता तथा अति मानवीयता पूर्ण भेद से है, जिसके आधार पर ही इकाई की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता है। जागृति के पक्ष में क्रिया की सुसंस्कार है, क्रिया ही सुसंस्कार है। सुसंस्कार के विपरीत जितने भी क्रियाकलाप है वह अमानवीय जो कुसंस्कार है। सर्व शुभ हो। बहुत बढ़िया। तो वर्तमान के पूर्व में की गई क्रिया का जो फल परिणाम है वो जीवन में संस्कार के रूप में संचित हो रहा है, और ये संस्कार जो है सुसंस्कार और कुसंस्कार के रूप में है। अध्याय 13 शुरू करेंगे। अध्याय 13 मानवीयता। मानव के लिए मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता ही एकमात्र सुख, शांति, संतोष, आनंद के लिए आधार है। सुख हर स्तर पर लक्ष्य है, अर्थात सुख अमानवीयता, मानवीयता तथा अति मानवीयता का ही लक्ष्य है। ब्रह्मवश मानव ने लाभ द्वारा सुखी होने की कामना की है। भाव से समाधान, समाधान से सदुपयोग, सदुपयोग से अधिकार, अधिकार से व्यवस्था, व्यवस्था से समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व से भाव होता है। शोषण पूर्वक प्राप्त आय से एक से अनेक तक सुखी नहीं है। शोषण का सूक्ष्म होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की अनुवर्ती क्रिया समान होती है। जब कमाते हैं तब गवाते नहीं, जब गवाते हैं तब कमाते नहीं। अधिकार थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। देखिए, अभी अधिकार का मतलब होता है, अभी प्रचलित जो अर्थ होता है अधिकार, जैसे संविधान में हमको कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि ये आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे जिस अर्थ में अधिकार का प्रयोग किया गया है कि आप में वो करने की क्षमता आ गई है ना। तो अब आप उसके अधिकारी हो गए हो। तो कोई कैपेबिलिटी, जैसे समाधान का अधिकार,
है ना। जैसे एक बाबा जी शब्द वाक्य अपने पढ़ा होगा, मानव जन्म से ही गलती करने का अधिकार और सही करने का अवसर लेकर जन्म लेता है। तो गलती लेने का अधिकार का मतलब क्या है? गलती कर सकता है ना, उसमें गलती करने की क्षमता है। जानवर में क्या गलती करने का अधिकार है? उसको गलती करने का भी अधिकार नहीं है ना। तो मानव जो है, भ्रमित मानव गलती करने के अधिकार के साथ में है, जागृत मानव सही करने के अधिकार के साथ में है ना। सही करने का अधिकार होने के बाद में गलती करने के अधिकार का प्रयोग करता नहीं है आदमी, है ना। गलती करने का अधिकार और सही करने के अवसर के साथ जन्म लेता है ना। तो गलती करने का अधिकार है मतलब गलती कर सकता है, मतलब उसमें गलती करने की कैपेबिलिटी है। जानवर में गलती करने का अधिकार नहीं है। जानवर जो है, चाहे शेर जो है वो मांसाहार करता है, गाय को मारकर खा जाता है, तो वो गलती नहीं कर रहा है ना। उसमें कोई अपराध भी नहीं है, वो अपने वंश के अनुसार कार्य कर रहा है ना। तो वहां पर जो हमको उनका जीव चेतना का जो है, वहां जीव चेतना जो है गलती नहीं है। जबकि मानव जो है वो भ्रमित होते हुए गलती कर सकता है। फिर सही करने का अधिकार बनता है समझदारी के बाद, बोध संपन्नता के साथ में सही करने का अधिकार बनता है ना। देव मानव और दिव्य मानव को हम अति मानवीयता कह रहे हैं, मानव को मानवीयता के साथ में कह रहे हैं। तो मानव को हम क्रियापूर्णता के रूप में कह रहे हैं, जो कि 10 जीवन की 10 क्रियाओं की क्रियाशीलता है। फिर देव मानव और दिव्य मानव में अपने जैसा अन्य लोगों को बनाने की कैपेबिलिटी है। तो संस्कार अनुषंगीयता के 2 स्टेजेस हैं। पहला स्वयं में संस्कार पूर्ण हो जाना, दूसरा है संस्कार को अपने से दूसरे में अंतरित करना। तो देव मानव और दिव्य मानवीयता जो है अब स्वयं में संस्कार पूर्ण हो चुके हैं, अब दूसरे को उसके योग्य बना रहे हैं। तो उसको कहा ये एक प्रकार से हायर ह्यूमन या जो है अति मानव। तो मानवीयता के साथ तो बने ही हुए हैं, साथ में और लोगों को भी उसके कैपेबल बना रहे हैं, शिक्षा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, है ना। बढ़िया, आगे चलेंगे। हेलो, भैया आगे चलने से पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है। जैसे आपने बताया शेर अगर गाय को खाने आता है, ठीक है, तो अगर इंसान को पता है कि रात के वक्त गांव खेड़े में सब होता है, तो अगर जब पता है कि शेर आता है और पशु मतलब गाय बकरी भेड़ खाते हैं, तो अगर मानवी उस शेर को मारता है तो ये क्रूरता हुई, मतलब मानव व्यवहार में मानव की गलती है या किस तरीके से? ये थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, शेर जो है वो जंगल के संतुलन के अर्थ में है कि जीव हत्या तो हो ही गई ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहला काम तो होगा कि हम अपने गाय आदि जो पशु हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। सामान्यतः हम क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं बची है जी। तो इस कारण से वो बेसिकली अपने एरिया में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर
जो मानवीय व्यवस्था होगी तो वो जंगल के कुछ क्षेत्रों में उनको सुरक्षित करेगा ना। बट ये है कि आवश्यकता, अगर मान लो उनकी संख्या का नियंत्रण का जिम्मेदारी भी मानव के साथ में ही है ना। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, शेर जो है किसी अपने उसका आक्रमण करता है तो मानव उसको हटाता है, मार देता है, तो वो अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता है। अच्छा, है ना। एक चर्चा में बाबा जी से पूछा था हमने, एक मिनट, तो हिंसक पशुओं का नियंत्रण जो है, जो व्यवस्था के विरोध में है। भैया प्रकृति की ऐसी ही डिजाइन क्यों है जिसमें पीड़ा, चलो पालतू पशु तो छोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन जंगल में कोई भी क्रूर पशु जब दूसरे पशु को मारता है, हाँ। तो वहाँ पीड़ा तो है ही। पीड़ा तो है ही, हम उस क्रिया को पीड़ा कहते ही हैं। आप बताइए इसका क्या डिजाइन होगा, आपके डिजाइन से फिर अपन बात करते हैं व्यापक और प्रकृति की। हम गुजरात में बड़े हुए, वो अहिंसा के एंगल से, तो हमेशा ऐसा लगता है कि चलो मैंने पालतू वाला बात तो समझ में आया, पर जंगल में खाने वाली की जो डिजाइन है पूरी, उसमें ऐसे क्रूर पशु अक्रूर को खाते रहते हैं, तो जब खाए जाते हैं तब वो बड़े चिल्लाते हैं, दुखी भी होते ही है शरीर के स्तर पे। ठीक बात है, ठीक बात है। उनकी संख्या का नियंत्रण है ना, उसको संतुलन के अर्थ में हम देख रहे हैं, और नहीं तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी। आप देखिए तो शाकाहारी पशुओं में प्रजनन ज्यादा पाया जाता है, मांसाहारी में कम पाया जाता है। शाकाहारी जन की संख्या ज्यादा है। मांसाहारी जीवों का भी एक्चुअली उपयोग है, मतलब जंगल की व्यवस्था को बनाए रखने में। मेरे पिताजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहे, तो वो बेसिकली वो प्रोजेक्ट टाइगर पे काम करते थे। तो वहाँ पर ये बोलते थे कि अगर हमने टाइगर को सुरक्षित कर दिया तो जंगल सुरक्षित हो जाएगा, है ना। तो मतलब टाइगर को सुरक्षित करने का मतलब उसके लिए पूरा हैबिटेट को सुरक्षित करना, कि उसके लिए वो है ना कुछ एनक्रोचमेंट को रोकना, उसके लिए जो जिन चीज़ों को वो खाता है, नीलगाय और उनका प्रबंध करना, मानव को उन एरियाओं में घुसने के लिए रोक लगाना, लकड़ी वहाँ पे मतलब जंगल बना रहे उसका वो सब बनाए रखना, तो ये होता है। तो पूरे प्रकटन के एंगल से ही देखा जाए कि हाँ, सब कुछ प्रकट हो रहा है, बिल्कुल इसलिए जा रहा है, फिर भी प्रकटन हो ही रहा है ऐसे। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि शेर ने एक मुझे याद है ये पूछा था मैंने कि हम उसमें अपनी सेंसिबिलिटीज ले आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही है ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है। हमको लग रहा है कि पेड़ के अंदर थोड़ी मिट्टी चली गई तो पेड़ ने मिट्टी का शोषण कर लिया है ना, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना, पेड़ पानी का शोषण कर रहा है ना। जबकि ऐसा है कि पेड़ों के बने रहने से एक्चुअली पानी की निरंतरता बनी हुई है ना। मैंने एक फिल्म देखी थी, वहां पर एक्चुअली पूरा जंगल खत्म हो गया था, जीव सब समाप्त हो गए थे, वहां पर भेड़ियों को वापस इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर वहां पर एक्चुअली सारा इकोसिस्टम जो है फिर से आ गया। तो इसको संतुलन के अर्थ में देखना होगा, और इसको लिमिटेड सेंसिबिलिटीज के अर्थ में अगर हम देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हिंसा, दया, परिवार, ये वाले जो शब्द हैं वो मानव के अर्थ में बनते हैं, मतलब मानव के ज्ञान के अर्थ में बनते हैं। जीव संसारों का
जीव संसार का जो क्रियाकलाप है वो यांत्रिक है और वहाँ की व्यवस्था उस प्रकार से है ना। शेर जो है वो गाय के या हिरण के वंश को समाप्त नहीं कर देता है ना, वंश की निरंतरता बनी रहती है। और ऐसा नहीं है शेर ये सोच के कर रहा है ना, कि भाई एक सभा बैठाई गई जिसमें शेर ने निर्णय लिया कि भाई हाँ, कि भाई मैं सबको नहीं खाऊंगा, रोज एक जानवर मेरे पास में आएगा। अभी तो यही चल रहा है। आज सुना है कि उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। अपने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है डिफेंस डिपार्टमेंट को, कि भाई हम वैसे डेली वॉर ही करते हो। हाँ हाँ लेकिन जो 20% उसमें से जो न्यूज़ आ रहा है 20-30% उसको फेक ही, जो उसके कारण जो अपनी इंडियन इकोनॉमी पे असर हो रहा है, जो समझ में आता है, किसने जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक बात, ये कुछ पता नहीं लगता है कि क्या फेक है और क्या सही है ना भैया। इसमें ये वाला जो सुरेश भाई का जो सवाल था ना, हाँ, उसमें संतुलन के अर्थ में जब भी देखते हैं तभी ये होता है। तो कोई भी क्रूर जानवर अक्रूर को मारता है तभी वो अपनी जीने की आशा बचाने के लिए बनाए रखने के लिए वो भागता है। तो जो भी इसमें वीक है, जो उसमें वीक है, मतलब जिसको कोई रोगग्रस्त है, कुछ भी है, तो ऐसे ही जानवर को पहले वो ही पड़ जाते हैं और उसको ही मारता है। तो उसके हिसाब से इनको बने रहने के लिए जो भी जानवर वीक है तो रोगग्रस्त होगा, तो वो फिर मतलब समझो कि और को रोगग्रस्त बनाएगा। तो उसके हिसाब से भी वो नजरिए से भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर तो एक्चुअली डार्विनियन प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। अगर जो देखें तो वहां पर क्रूर अक्रूर का भक्षण कर रहा है ना। तो सर्वाइवल वाला ही गेम चल रहा है, मतलब जीव जो है वो भयग्रस्त ही है। और आहार निद्रा भय मैथुन के ही क्रियाकलाप वहां पर चल रहा है। मानव ने उसका अनुकरण कर लिया है। हाँ, पर वहां पर इससे संतुलन है ना, क्योंकि वो प्राकृतिक डिजाइन ऐसा है कि वंश के भक्षण करते हुए भी वो संतुलन को बनाए हुए हैं, है ना। तो वो वहां पे फाइट और फ्लाइट बेसिकली बेसिक नेचर है। कोई एक भागता है और एक कोई भगाता है या फिर भगा के मार देता है ना। मानव में भी पशु मानव राक्षस मानव उसी डिजाइन में बन गया है ना। एक जो है वो अक्रूर के रूप में जैसा है और एक जो है वो क्रूर के रूप में है। भैया आगे पढ़ेंगे। सदव्यव ही कमाई का प्रयोजन है और अपव्यय ही गवाही है। इसलिए सदव्यव पूर्वक ही मानव न्यायपूर्ण आय को पाकर सफल तथा सुखी है, अन्यथा असफल एवं दुखी है। इस पे थोड़ा सा सोचेंगे। मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं, है ना। क्या
सद्वय संभव नहीं है। हाँ, मतलब आप देखोगे तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। आप अभी जो अपने तन मन धन का नियोजन करके आए हो यहाँ पे, तो ये सद्वय है, उसको आप अपव्यय कहेंगे शक्तियों का या सद्वय कहेंगे? So what I am looking at is permanent solution. अभी तो ये तो टेम्पररी है ना जो हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमानेंट के लिए ही एक्चुअली हम प्रयास कर रहे हैं ना। तो सद्वय हम कर रहे हैं, इसीलिए कहा कि सद्वय से शुरू करें, है ना। आप अपने घर में रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करते हैं, ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे लगता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आवश्यकताएं कम है। ये वाला भाव तब बनेगा ना जब बेसिकली पहले हमारा व्यय नियंत्रित होगा, है ना। अगर हमारा अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, व्यय नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, आवश्यकताएं निश्चित नहीं हो पा रही, तो एंट्री पॉइंट कहाँ से लेंगे? एंट्री पॉइंट तो व्यय को नियंत्रित करने के रूप में लेंगे ना, कि अपव्यय को रोकेंगे, सद्वय में शुरू करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही रिसोर्सेज हमको जो पहले कम लगते थे अब वो ज्यादा लगने लगते हैं। फिर उसके बाद में हम फाइनली में जिस विधि से हम धन उपार्जन कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, है ना। पर एंट्री पॉइंट तो मुझको लगता है सद्वय है ना। सद्वय से शुरू करेंगे, आवश्यकताओं का निर्धारण करेंगे, सद आय तक पहुंचेंगे और आय और व्यय में संतुलन को के साथ में जिएंगे। ये मार्ग निकलता है ना। मार्ग को तो पहचानना पड़ेगा ना, क्रम को तो पहचानना पड़ेगा, कहीं से तो एंट्री लेना पड़ेगा ना। ठीक है ना। हाँ भैया, सद्वय में ये तीनों बात आ जाती है, उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता। वो तीनों, मतलब उसको तीनों को ही सद्वय बोला है। और इसका परिभाषा में ऐसा है कि बहुत सारे लोग हम जो है मतलब अच्छे, हमको कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ये कुछ हमारे पास में है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, है ना। हम अपने रिसोर्सेज को सही जगह यूटिलाइज करें, वहां से शुरुआत करेंगे ना। नहीं तो ये पूरा जागृति बहुत दूर का खेल लगता है ना। तो एक
सारा चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। पहले भैया स्टार्टिंग में मैं जस्ट बता देता हूँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो हमने 2-3 शिविर किए तो खतरनाक वो दिमाग में आ गया स्वधन वाला। तो अजय ये सब ये स्वधन ही है, इसको ऐसे ही मेरी तो वैसे भी आवाज आ जाएगी यार। तो जो बोले सो निहाल। तो भैया मुझे उसको फिर मुझे उसमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। यू विल नॉट बिलीव इट, राइट? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो जैसे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, संविधान की नजर में वो स्वधन है ना। आप किसी का चोरी करके नहीं ला रहे हैं, है ना। धीरे धीरे पहले हम संवैधानिक रूप में पहले अपने आप को एक्नॉलेज तो करें कि हम संविधान जो है, आज के संविधान में मैं कुछ इलीगल करके नहीं ला रहा हूं, किसी का चोरी करके नहीं ला रहा हूं। धीरे धीरे जो है जो कुछ सारी चीजें हमारी व्यवस्था कुछ जो है आपके अकेले से नहीं बन जाएगा स्वधन का पूरा चीज, वो एक कलेक्टिव होता है। एक परिवार के स्वधन में जीने के लिए एक सामाजिकता बनने की आवश्यकता होती है ना। तो वो क्रमिक विधि से ही होगा, उसके लिए समाज का और संविधान और सिस्टम्स का सपोर्ट लगेगा। तो उस तब तक एक हाइब्रिड प्रोग्राम निकालना ही होगा और उसमें कुछ दोष नहीं है। अगर हम देखेंगे बाबा जी भी कोई पूरी समग्र व्यवस्था बन गई तब उनको अनुभव हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो हमेशा व्यक्ति जो है जो परिस्थितियां हैं उससे आगे लगा जाता है छलांग, है ना। हमेशा हमारा अनुमान और अनुभव जो है हमारे प्रमाण से एक कदम आगे रहता है। जितना हम जी पाते हैं उससे ज्यादा हम सोच पाते हैं, है ना। तो इस चीज को रखने की जरूरत है, एक्नॉलेज करने की जरूरत है, वरना हम एक्चुअली गिल्ट में आ जाएंगे और गिल्ट एक्चुअली हमको आगे बढ़ने नहीं देता है ना। बढ़िया भैया, ठीक है ना, बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तन, मन तथा धन का ही व्यय किया जाता है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र एवं लोकक्रम से अन्योन्याश्रित है, जिसका अध्ययन तथा अनुकरण करने का अवसर समस्त मानव को प्राप्त है। मानव परिवार, समाज, राष्ट्र तथा लोक प्राप्त अवसर तथा अनुसरण क्रिया के आवश्यकीय नियमों के पालन द्वारा ही सफल हुए हैं। इसके विपरीत असफल हुए हैं। मानवीयतापूर्ण व्यवहार पक्ष का पूर्ण अध्ययन ही मानव कुल के एक सूत्रता सहज सूत्र है। मानव कोटि तक ऐसी कोई इकाई नहीं है जो किसी का आश्रय न हो अथवा जो किसी का आश्रित न हो। इसलिए समस्त क्रिया मात्र अन्योन्याश्रित सिद्ध है। मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, अन्यथा वह भी आस्तिक ही है, आसक्ति ही है, आसक्ति ही है। स्वतंत्र विचार परस्पर पूरक और उपयोगी सिद्धि है ही। इस वाले को कोई जोड़ना चाहेंगे? इसको आपको क्या अर्थ कम्युनिकेट हो रहा है कि इकाइयां अनेक होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना। पेड़ जो है वो मिट्टी पर डिपेंडेंट है, पानी जो है वो जीव जो है वो पानी के ऊपर, पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, शेर जो है वो हिरणों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपस में सहअस्तित्व के रूप में इंटरडिपेंडेंस एक प्रकार से बनी हुई
है ना। इसमें ये लिखा कि मात्र विचार ही जो है सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, पर ऐसा स्वतंत्र विचार भी पूरकता, परस्पर पूरक और उपयोगिता को ही प्रमाणित करता है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसका ये बेसिकली झलक प्रकृति के अंदर उपयोगिता पूरकता के रूप में हमको दिखाई देता है ना। हाँ, वो फिर वो लेकिन वो उपयोगिता पूरकता के साथ में वो प्रकाशित होता है ना। तो मूल में अनुभव मूलक विचार स्वतंत्र होता है, क्योंकि सत्ता में संपृक्तता के साथ में होता है ना। तो वो स्वतंत्रता को पाया, लेकिन प्रमाण जब वो करेगा, सत्य का प्रमाण जब करेगा, तो वो पूरकता के रूप में ही करेगा, परस्परता में ही होगा। यानी कि प्रमाण पूरकता में होता है, प्रमाण हमेशा पूरकता में होता है, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में। और विचार स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र होता है तभी वो, मतलब जागृत मानव स्वतंत्र ही रहता है, जागृत मानव स्वतंत्र ही रहता है, कर्म करने के लिए और फल भोगने के लिए, दोनों के लिए। बिल्कुल, स्वतंत्र होते हुए भी प्रमाण उसका पूरकता में ही होगा, है ना। तो बाबा जी जो है अकेले जागृत हो जाते तो उनका कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए हमारी भी आवश्यकता है ना। हम सबका एंगेजमेंट आवश्यक है। तो अध्ययन के लिए अध्ययन कर केवल अध्यापक ही पर्याप्त नहीं है ना, विद्यार्थी भी आवश्यक है ना। तो ये सहअस्तित्व का मतलब है। यहाँ जो मात्र विचार ही सत्यपूर्ण होने पर स्वतंत्र है, अन्यथा वह भी आसक्ति ही है, ये समझ में नहीं आया। विचार हमारा जब अनुभव मूलक होता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, उससे पहले वो शरीर के साथ में शरीर मूलक रहता है, वो आसक्ति स्वरूप रहता है ना। शरीर से अपनी आइडेंटिटी को बना लेता है, अपनी पहचान जो है वो शरीर और शरीर से होने वाली उपलब्धियों में बना लेता है, तो इसलिए उसको आसक्ति का है। तो अनुभव मूलक विचार जो है वो स्वतंत्र हो जाता है, फिर स्वतंत्र होने के बाद में पूरकता का निर्वाह करता है ना। हाँ, और उसमें जो ही शब्द लगाया ना, विचार ही, तो इसके पहले आगे जो भी सब बताया ना वो एक दूसरे से आश्रित ही है, खाली विचार ही ऐसा है हाँ जो स्वतंत्र है, बिल्कुल मतलब असत्यपूर्ण विचार ही स्वतंत्र है। तो देखिए हाँ, गठनशील के बाद गठन पूर्ण हुआ तो अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो गया है ना, लेकिन उसको अपने आप को व्यक्त करने के लिए शरीर रचना की आवश्यकता है, और वो उसका विचार जो है भ्रमित मानव में उसके साथ आसक्त है। फिर उसके बाद जागृत हुआ तो विचार स्वतंत्र हो गया, पर ये स्वतंत्र विचार को भी फिर लेकिन शरीर और सारे सिस्टम्स की आवश्यकता है, तभी वो उसके साथ में अपनी स्वतंत्रता को प्रमाणित कर पा रहे है ना। तो ऐसा नहीं है जागृत होने या अनुभव होने के बाद कहानी खत्म हो गई, कहानी एक्चुअली शुरू हुई है वहां से। तो भैया ऐसा हुआ ना, तो भैया ऐसा हुआ कि विचार ही एक ऐसी चीज है जिसको अलाइन करना है, मतलब अभी जितना भी हम सोच रहे हैं ना पूरे एग्जिस्टेंस में, उसमें विचार और सेंटर पॉइंट में जोड़ने वाली कड़ी है। तो विचार अलाइन हो गया तो बाकी सब कुछ, यानी काम हम विचार पे ही कर रहे हैं, टू PHL जो भी है वो बिल्कुल 100% ऐसा ही है। और विचार को अलाइन करने के लिए हम अभ्यास को जोड़ रहे हैं, क्योंकि विचार को अलाइन करने के लिए वो आवश्यक है। हम उसका फिजिकल एविडेंस भी देखना चाहते हैं। हम ये सोचें कि विचार को हम जो है एक ध्यान में बैठ जाएंगे आंख मूंद करके, उससे हमारा विचार व्यवस्थित हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका वैलिडेशन के लिए कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा, तो वो अलाइन होगा, तब
फिर अनुभव मूलक विधि से वो विचार स्वतंत्र होगा। मतलब विचार का ही सदुपयोग करना है। विचार का ही सदुपयोग करना, बिल्कुल मानसिक स्वतंत्रता, बिल्कुल। मानव का मूल रूप है वो विचार है, लेकिन एक्चुअली विचार के उसमें भी मूल में भाव है। तो भैया ऐसे ये जो भाव वाला, मतलब विचार के मूल में जब भाव है तो भाव वाला जो पक्ष है या पार्ट है वो भी हमारा एनडीएस वाला ही होगा, तो ही विचार ऐसा होगा। ऐसा ही है, भाव तो एनडीएस में ही है। तो शुरुआत हम नहीं विचार से कर सकते है ना, तो ऐसा अगर मतलब भैया ऐसा बोल रहे हैं कि भाव भी एनडीएस में ही है, मुझे लगता है वो नहीं है अभी, ऐसा मुझे लगता है, मेरे लिए तो मैं बोल सकता हूँ। देखिए भाव जो है वो साक्षात्कार में बन रहा है ना, उससे पहले अभाव ही है ना। पर एंट्री कहाँ से लेंगे? हम स्मरण पूर्वक विचार से लेंगे। कहीं से एंट्री तो लेना पड़ेगा ना, हम बारंबार उस जगह में आ रहे हैं। एंट्री लेने की जरूरत है और एंट्री को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। तो विचार के साथ में हम प्रवेश कर रहे हैं, और विचार में हम जितना हमको न्याय समझ में आता है, जितना हमको धर्म समझ में आता है ना, उसको हम पहचानने का कोशिश कर रहे हैं। किसी जगह पे वो जाके फोकस हो जाता है और पहचान में आ जाता है ये न्याय हुआ। मतलब मेरी और रचना की काफी दिनों से ये बात चल रही है कि हमें क्या विचार करना है, वो विचार करना है। क्योंकि भैया मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम वो एंट्री पॉइंट वाला ही पॉइंट है, वहां से मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या विचार करना है। नहीं तो विचार तो जैसे सामान्यतः गूगल पे तो ऐसा ही अभी है कि 40,000 विचार आते हैं एक व्यक्ति को एक दिन में। तो हमें क्या विचार लाने हैं या क्या विचार पे विचार करना है, वो हमें सोचना, मतलब वो विचार करना पड़ेगा। देखिए ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर विचार का क्या अर्थ है? विचार का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब थ्रेड्स जो कि किसी तरीके से क्लोज नहीं हो रहे हैं। यहाँ एंड टू एंड विचार को अपने को सोचना है, मूल से लेकर फल तक में, रूट टू फ्रूट तक का। तो हम क्या है, हमारे छितरे हुए विचार के स्थान पर समग्रता में हम विचार कर पाए, है ना। तो संपृक्तता से लेकर व्यवस्था तक का हमारे पास में मॉडल उपलब्ध रहे। तो हम जो भी कुछ देखें, हमारे पास में विचार का आधार वो बना रहे। तो अगर क्या विचार करना है, तो ये सहस्तित्ववादी विचार है ना, उसका प्रस्ताव है कि न्याय धर्म से, सत्य से पूर्वक जीने से व्यवस्था है, जीव चेतना में समस्या है। ये सब एक्चुअली हमारे अंदर ये विचार को ही स्थापित कर रहा है ना। अस्तित्व का मूल स्वरूप ये है, ये दो वास्तविकताएं हैं, इसमें पूर्णता की दिशा है, इसमें प्रयोजन है, चार अवस्थाएं हैं, यही चार अवस्थाएं हैं। तो ये फाइनल स्टेटमेंट्स के रूप में हमको विचार का आधार दे रहा है ना। क्या विचार करना है, यही आधार दिया जा रहा है ना। उसके फाइनल स्टेटमेंट को दिया जा रहा है, फाइनल स्टेटमेंट को दिया। अब उसके लिए फाइनल स्टेटमेंट को के ऊपर हमारा जब मनन चलता है, तो उसके इंटर रिलेशनशिप्स हमारे अंदर अपने आप से बनते हैं। क्योंकि हमारा जो मानसिकता है वो एक तरीके से गैस चैम्बर जैसा है ना। कोई भी सूत्र डालते हैं तो वो उसमें फैल जाता है। तो ये सहज गुण है कल्पनाशीलता का कि कोई चीज उसमें अंदर डालते हैं तो वो उसको फैला देता है ना, और उसके अर्थ को ग्रहण करने योग्य बना देता है ना। तो ये एक्चुअली एक प्रकार से फॉर्मूलाज हैं, इनके एक्सपेंशन हमारी कल्पनाशीलता में होना है ना।
तो एक सूत्र अपने को शायद अभ्यास दर्शन में मिलता है, विश्लेषण के सार भाग में मूल्य स्वीकृत होता है ना। तो ये जो है हमारे अंदर जो मंथन चलता है, मनन चलता है, हम इस विचार में स्थिर होते हैं, उसके अभ्यास को करते हैं, तो उसके सार रूप में मूल्य या भाव हमको स्वीकृत हो जाता है, फिर उसकी निरंतरता हो जाती है। तो अनुभवगामी विधि तो मुझे ऐसे ही समझ में आता है भैया। तो इसका मतलब ये हो गया विचार मतलब साधन है, साध्य नहीं है, मतलब विचार एज ए टूल है ना। और इसीलिए एक सूत्र भी है, जैसे पवित्र विचार ही मनोबल है। तो विचारों में जो स्थिति रहती है वही हमारी अंतर्द्वंद रहता है कि भाई अदरवाइज वो वहां से ही ऑपरेट होता है। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट जो भी, मतलब वहां से एग्जीक्यूशन भी करना है और एंट्री भी वहां ही करनी है। बिल्कुल, एंट्री पॉइंट भी वही करना है, एग्जीक्यूशन भी उसी से ही होता है ना। तो एक बार बाबा जी ने इसको इस तरह से बोला कि इतना सूक्ष्म है ये, केवल विचार में परिवर्तन होते ही हमारे आचरण में परिवर्तन हो जाता है ना। इसको छोटी छोटी चीजों के अंदर ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना। जैसे छोटी सी बात है, मैं सोच रहा हूं कपड़े धोऊं या नहीं धोऊं, मौसम ऐसा हो रहा है ना। तो मतलब ये है कि अच्छा, अगर आपको कपड़े चाहिए धुले हुए तो ऐसा सोचो कि धोऊं तो धो दोगे, है ना। मुझे लगता है ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन और छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उदाहरण दिया ऐसे होता ही है, बिल्कुल सामान्यतः ऐसे ही होता है। तो हम जब विचार को प्राथमिकता देने लगते हैं और विचार और एक्शन का कनेक्शन देखने लगते हैं, तो पता लगता है कि विचार कितना पावरफुल चीज है। उसके एक्शन में लाने से पहले ही वो उसको उसका आधार बना देता है, चैतन्यता में आधार बना देता है ना। तो वहां हम एक्चुअली चैतन्य के साथ में हो जाते हैं, है ना। तो बाबा जी ने एक बार मतलब बोला कि यही छोड़ने पकड़ने के झंझट से मुक्ति है ना। वरना आदमी को ये लगता है कि ना ये छोड़ेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा, और उन्होंने कहा छोड़ने पकड़ने के झंझट से मुक्ति, इसको विचार में हम स्पष्ट होते हैं तो फिर निर्णय कर पाते हैं हमको क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है। तो उन्होंने इस तरीके से बात को अपने रखा। करो नहीं करो, ये मूढ़ बुद्धि की बात है। मतलब बेवकूफों की कहानी है कि ये करो तो ठीक होगा, ये नहीं करो तो, है ना। ये दूसरों को हाँकने वाली चीज है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये विचार बुद्धि की बात है। क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। ये विद्वतापूर्ण बुद्धि की बात है।
ये वाले में नहीं पढ़ना है अपने को, है ना। ये अपने को एक्चुअली डम बनाता है ना, कि हमको डूज एंड डोंट्स के अंदर डालता है। यहां पे हम सोच में विचार को एड्रेस करते हैं कि सही का स्वरूप क्या है, होना क्या चाहिए, उस तरीके से। फिर उसके बाद में हम इस जगह निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं ये आवश्यक है, इसको रखना चाहिए, ये नहीं आवश्यक है, इसको छोड़ना चाहिए। यही है, ये नियम की समझ के साथ ही है। ये विद्वतापूर्ण बुद्धि जो है ये नियम के समझ के साथ में है ना। तो यहां से हम एक्चुअली शुरू कर रहे हैं, है ना। होना क्या चाहिए, है ना। तो ये सारा मानसिक कर्म। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। विचार में परिवर्तन होते ही आचरण में परिवर्तन आता ही है ना। तो बाबा जी इस तरीके की भाषा बोलते थे कि परंपरा में ये कहा गया कि करके समझो, यहां पर कह रहे हैं समझ के करो, है ना। तो वहां पे पहले ये कहते थे कि आचरण पहले है विचार बाद में है, यहां कह रहे हैं विचार पहले है आचरण बाद में है ना। पहले सोच समझ लो, निष्कर्ष निकाल लो, फिर उसके बाद करो। ऐसा भी होता है ना कि विचार पहले आचरण बाद में है, अनुभव मूलक होने के बाद उसका उल्टा भी हो जाएगा, तब भी विचार बना रहेगा ना। विचार बना रहे हमेशा क्रियान्वयन से पहले मूल में विचार और विचार से मूल में समझ रहेगा, है ना। हमेशा जो ऐसा ही रहेगा। जब अध्ययन कर रहे हैं तब विचार से आचरण की तरफ जा रहे हैं। हाँ। फिर जैसे एक भव पकड़ में मतलब कि अस्तित्व सह अस्तित्व अनुभव हो जाने के बाद फिर वो आचरण विचार तो बना रहता है, लेकिन एंट्री जैसे हो रही वो अनुभव कहानी में विचार टू अनुभव हो रहा है। हाँ। फिर अनुभव से जब हो रहा है तब आचरण के बाद आचरण के अनुसार विचार हो जाते हैं, ऐसा हुआ ना। नहीं, आपके पास में अनुभव हुआ, अब अनुभव मूलक विचार के आधार पर आचरण हो जा रहा है। आचरण तो मनुष्य शरीर से कार्य और व्यवहार में होगा, तो विचार के थ्रू ही नीचे आएगा ना, कैसे आएगा? विचार अलाइन हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम एक ही बात कह रहे हैं, है ना। ये तो स्पष्ट ही है कि कोई चीज बाहर मैनिफेस्ट होने के लिए उसको उसके जीवन में वो क्रिया होनी होगी, है ना। Very powerful. है ना। Very powerful. समझवा માટે વિચાર લગાડો। आगे पढ़ेंगे। मानव में परस्पर पूरकता व उपयोगिता व्यवहार की एक सूत्रता है। एक सूत्रता से सफलता की ओर, अन्यथा असफलता की ओर गति है। सह अस्तित्व में विरोध नहीं, एक सूत्रता है। अतः सह अस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। धर्मपूर्ण विचार तथा न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सत्य में अनुभूति होना संभव होती है। उन्नति के लिए जो प्रवृत्ति एवं प्रयास है उसे स्पर्धा
तथा इसके विरोध में प्राप्त प्रयास व प्रवृत्ति की ईर्ष्या संज्ञा है। स्पर्धा से हर्ष एवं उत्साह व द्वेष तथा ईर्ष्या से अमर्ष का प्रसव होता है। स्वयं में पूर्ण होने के लिए थोड़ा सा मेरा ध्यान गया इसमें। इसमें भी उन्नति के लिए जो प्रवृत्ति और प्रयास है वो भी स्पर्धा पूर्वक होता है। स्पर्धा एक पॉजिटिव वर्ड है। मैंने पढ़ा तो मुझे फर्स्ट टाइम नेगेटिव लगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी किया था क्या है। हाँ, तो मतलब कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उसके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो एक सापेक्षता ही हुई ना, है ना। तो मतलब प्रकृति में सापेक्षता स्वाभाविक है और वो सार्थकता के शब्द अर्थ में ही है। हमने इक्वालिटी को ओवररेट कर रखा है है ना। हर जगह डेमोक्रेसी लगा देते हैं, है ना। तो जबकि प्रकृति डिफरेंशिएटेड है ना। अध्यापक और विद्यार्थी एक स्तर पर नहीं है। विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करता है और उस स्तर पर पहुंचता है। पिता और पुत्र एक स्तर पर नहीं है ना। पुत्र जो है वो पिता का अनुकरण करता है, आज्ञा पालन करता है ना। भैया इसको जैसे थोड़ा जैसे स्पर्धा कंपटीशन ही हुआ ना, मतलब तो, और उसको पॉजिटिव लिया जाए तो जैसे हम हमारे स्कूल में मंथ मोटिवेशन प्रोग्राम एक रखते हैं, तो उसमें नॉर्मली जो अच्छे बच्चे उनका वहाँ पे इनाम देते हैं ये सब, और बाकी के बच्चे। अब यहाँ पे हर बार हमको अंदर से ऐसा फील आता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो अब उसको एज ए स्पर्धा, मतलब उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। देखिए, हम जब किसी को पुरस्कार देते हैं तो वो एक्चुअली अन्य के लिए प्रेरणा बनता है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। किसी को हम भारत रत्न के रूप में पहचानते हैं, किसी को हम पद्मश्री देते हैं, किसी को हम क्लास में बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, तो क्या हम उसका अपमान करेंगे या फिर उसका उसके प्रति तटस्थ बने रहेंगे, या फिर उसको प्रेरणा स्रोत के रूप में अन्य लोगों के सामने लेकर आएंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं तब नॉर्मली अब उसको, क्योंकि जहाँ पे वो डिलीवर करे वो सबका माइंडसेट, अदरवाइज जो बच्चे हैं, अदरवाइज टीचर है, सबका माइंडसेट ऐसा होता होगा। मतलब हम जो बोलते हैं ना, ये प्रेरणा के स्रोत में कभी ऐसा भी बोलते हैं कि उस बच्चे को प्रमोट करके हम अब क्या करते हैं, तो बच्चा बच्चे को देता है। तो वो सारे एक्टिविटीज है, उसमें मूल विचार का कुछ गैप लगता है हर बार। तो भी बाकी के जो बच्चे हैं उसको इस तरह से, मतलब फिर क्लास में भी क्या हो जाता है, वो दो गैप्स दिखते हैं हमको, कभी अच्छे वाले बच्चे, ये बच्चे, टीचर्स में भी माइंडसेट में वो दिखता है, और बच्चे बच्चे भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही बिहेवियर होता है। तब उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है? भैया आपकी ऊर्जा थोड़ी बचाता हूँ। धन्यवाद। जब मार्क ही स्पर्धा के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो, तब तो गिरीश भाई कह रहे वो सही है, पर मार्क के अलावा बच्चे को तो टोटालिटी में देखना पड़ेगा ना। मेरा मार्क मैथ्स में 35 मार्क आया, लेकिन संगीत में मैं गुजरात के स्टेट पर फर्स्ट आया हूँ, और व्यायाम में मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो अगर स्कूल के द्वारा बच्चों को टोटालिटी में अप्रिशिएट या स्पर्धा में गिना जाए, तब जाके किसी बच्चे को नेगेटिव फीलिंग नहीं जाएगी। जैसे गिरीश मैथ्स में अच्छा मार्क लाया, मैं संगीत में अच्छा लाया, मैं अपने हिसाब से हूँ, अपने हिसाब से। और आप जो प्रेरणा का शब्द बोल रहे हैं, तो जब भी ऐसी कोई स्पर्धा हो, उसमें जो शिक्षक बोलते क्या है उसके ऊपर ही सब कुछ जा रहा है। राइट, कि एक का मार्क ज़्यादा है, तेरा ध्यान किधर है, देख ये कितना मार्क ले आया।
ऐसे बोलेंगे तो मार्क के प्रति नेगेटिविटी जाएगी। पेरेंट्स बोलते हैं। नहीं, मैं खुद इसका भोग बना हूँ। मेरा बेटा अभी यहाँ से गया, वो जब हॉलैंड से पढ़ के आया तो उसकी माँ को कह रहा था कि मुझे एक चीज़ खटकी है, मैं 98 लाता था तो तू पूछती थी कि 2 क्यों नहीं आए। इतने सालों के बाद भी उसके अंदर ये पड़ा था। तो ये जो कम्युनिकेशन है, बोले तू 98 लाए उसका अप्रिशिएट नहीं किया, पर 2 क्यों कम आए उसका कमेंट किया। तो गिरीश भाई के सवाल का मेरा जवाब ये है कि बच्चे को टोटालिटी में अगर देखा जाए और ऐसे कम्युनिकेट किया जाए तो ये नेगेटिव फीलिंग नहीं जाएगी। यानी टीचर, बच्चा स्वयं, साथी, पेरेंट्स सभी की लैंग्वेज ऑल्टर करेंगे तो ये हल हो जाएगा। वहाँ पर मानव तीर्थ में ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, सही है। मानव तीर्थ में वहाँ पे प्रेरणा विद्यालय में उन्होंने कुछ स्कीम चालू किया है कि किस मानव तीर्थ में आपका अगर संभव हो तो मृदु दीदी को कॉल करिए, वो एग्जैक्टली आपको बताएंगी। उन्होंने ग्रेड्स के नाम चेंज किए हैं। तो ग्रेड ए को उन्होंने कहा है सामान्य, मतलब ये सामान्य पद है ना। तो ग्रेड ए को ये नॉर्मल स्टेट है, इस तरीके से रखा। बजाय तो वो आप बात किए ना कि भाषा का प्रयोग से एक्चुअली काफी फर्क पड़ जाता है। तो वहां पर ये क्या है कि उसको ग्रेड ए आया, मतलब अब ये आपका पारंगत है, नॉर्मल स्टेट है ये। भैया हमने भी स्कूल में 6 उस तरीके से रखे हैं। अच्छा। कि 1 नंबर मतलब वो सीड है, कि बीज है, तो बीज में अंकुरण होके पौधे बनने की क्षमता है ही। पहले तो टीचर में ये होना चाहिए कि बच्चा है तो बच्चा समझ ही सकता है और वो पौधा बन ही सकता है। कितनी बढ़िया बात। तो हमने भी स्कूल में ऐसे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मार्क्स नहीं बताना है, वो किस लेवल पे है। पहले तो बच्चों में भी वो होना चाहिए कि हमारे में पूरी क्षमता है कि हम 6 तक पहुंच ही सकते हैं, और जो 1 पर है उनको भी ऐसा ना लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उससे थोड़ा आगे कि एक छोटा पौधा है, फिर बड़ा पौधा है, फिर एक वृक्ष बन गया। वृक्ष में भी फल फूल आते हैं। फल फूल आते हैं उसका मतलब कि अब वो रेडी है कि मैं 1 पर जो है उसको मैं 6 तक पहुंचाऊंगा। तो उनमें भी एक संबंध पहचान होती है। तो 6 वाले को कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं 6 ग्रेड पर हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, पर 6 ग्रेड वाला फिर ये फील कर सकता है कि अब मेरे पास जो है मैं 1 वाले को मेरे स्थिति पर ला ही सकता हूँ। तो उनकी मानसिकता में वो आ जाता है ना। तो बच्चे कभी कोई आगे है तो वो उनको ऐसे ही देखेगा कि वो आगे है तो वो मुझे वहाँ तक पहुँचा ही पाएगा। तो एक वो विश्वास आता है। तो वो एक हमें काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमने इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन को एक्नॉलेज किया है, पर उसके लिए प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश कर दिया है। बढ़िया, यहाँ पर रुकेंगे, है ना। मेरे ओर से प्रस्ताव है, जिनको थोड़ा लिंग्विस्टिक के बारे में जानना हो, शिक्षा में टिपिकल कल मैंने थोड़ा एनएलपी की बात करी, बिल्कुल भाषा प्रयोग से कैसे प्रोग्राम होता है। तो भोजन के बाद यानी 12:30 से 1 के आसपास